हेलो बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेचर में आप लोग जानते हैं कि नेचर में अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन पाया जाता है, जबकि एटमॉस्फेयर में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इसी फॉर्म में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाएगा कार्बन, वो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इनके फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके बहुत ढेर सारे कंपाउंड होते हैं, इसलिए हमें इसको सेपरेट चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन एटॉमिक नंबर is 6, कैन बी डिनोटेड बाय Z से डिनोट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 मीन्स K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, 2 K सेल में है और आपका 4 L सेल में है। सो कोई भी एटम इस यूनिवर्स में अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में आपका क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। करेक्ट। तो ऑक्टेट को फुलफिल करना है, यानी आपका 8 इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल में होना चाहिए। उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Z=6 का, तो 2,4 है। आउटर मोस्ट सेल में ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितनी ज़रूरत रहेगी? तो 8 - 4 इलेक्ट्रॉन पहले हैं, तो देयर इज अ नीड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द कार्बन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, इनकी ज़रूरत है। तो आप लोग जानते हैं कि जो ऑक्टेट को पूरा किया जाता है वो कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड बाय द एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में देख लेते हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन क्या करता है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और जब भी ये डोनेट करेगा तो इट फॉर्म C4 पॉजिटिव, मीन्स 2,4 इसका कार्बन का है। तो ये आपके जब 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो 4 पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर इसकी ऑक्टेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो डुप्लेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिए। तो कार्बन ऐसा कर सकता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, या 4 पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करने में क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। और ये डिफ़िकल्टी कौन कौन सी हो सकती है, ज़रा देखते हैं। तो पहली डिफ़िकल्टीज ये है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। तो वो एनर्जी कौन सी है, उसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयनाइजेशन
potential. Ionization enthalpy can be defined as the energy required to release electron from the valence shell of isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसियस एटम से वन इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, वन इलेक्ट्रॉन कहाँ से, वैलेंस सेल से रिलीज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज सेड टू बी आयनाइजेशन एनर्जी. इसका मतलब एनर्जी आपको क्या करेगी, रिक्वायर्ड होगी. तो वन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को बहुत ढेर सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करने के लिए, रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सो इतनी ढेर सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो जब भी कोई काम होता है जिसमें बहुत ढेर सारा काम एनर्जी लग रही हो तो जनरली लोग नहीं करते हैं. तो सिमिलरली कार्बन आल्सो डू नॉट रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Another case is second one is acceptation of electron. Accepting electron, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है. तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में समस्या क्या है, देखिए कार्बन जो है 2 और 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और कार्बन 4 नेगेटिव क्या बना देगा. तो ये इसका हो जाएगा 2 8, यानी ऑक्टेट फुलफिल हो गए इस सिचुएशन में. तो कार्बन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो ये आपका कैसा हो गया, स्टेबल हो गया. अब यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, कार्बन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये आप न्यूक्लियस देख लीजिएगा, और ये आपका के सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो ये आपके न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं. कौन, इलेक्ट्रॉन. इन इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर पे, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. लेकिन जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है. तो कार्बन का जो आपका न्यूक्लियस है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट है उन्हीं को अट्रैक्ट करके बाइंड अप कर सकता है, बांधे रख सकता है. लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो न्यूक्लियर चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन पे लगने लगेगा. तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ये डिक्रीज हो जाएगा. अब जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये आपका जल्दी ही स्टेबल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे. तो ये सब क्यों इससे बाइंड अप है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचता रहता है. लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाने से ये इलेक्ट्रॉन पर जो अप्लाइड होने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कम हो जाता है. तो ये इलेक्ट्रॉन आपके सेल छोड़ के जा सकते हैं. तो ये संभव नहीं है कि ये स्टेबल हो. तो इट मेक्स अनस्टेबल बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या है, पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाता है. जब पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाएगा तब सिचुएशन आप में कार्बन वो स्टेबल नहीं रहेगा. तो दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ना तो वो डोनेट करता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ढेर सारी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो फिर क्या करते हैं, तीसरी जो सिचुएशन है वो फिर शेयर करने का काम करता है. इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है. इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, और उन्हीं के साथ शेयर करेगा जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. ठीक है. तो ऐसे एलिमेंट को ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ऐसे एलिमेंट के साथ ये शेयरिंग करेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर करेगा. शेयर करने के बाद ये बॉन्ड बनाता है, और शेयर के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. सो इट मेक्स द कोवैलेंट बॉन्ड बाय द
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, तो कोवेलेंट की बॉन्ड की डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड formed due to sharing of electron, the bond formed due to sharing of electron between two atoms having similar electronegativity, is called कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना है, अगर आप डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, यहाँ तक तो भी सही है। यहाँ पर और जोड़ दिया ऐसे एटम हैविंग द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आ गया यहाँ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द पावर ऑफ एन एटम। ये किसी एटम का क्या होता है, एक पावर होता है। किसका पावर, किस के रेफरेंस में पावर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर है किसी एटम का, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब भी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट होंगे तो वहाँ पर बनेगा कौन सा कंपाउंड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किसके बीच में, दो एटम के बीच में, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, सिमिलर हो। तो आगे जरा देख लेते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाता है, जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल आपका जो एटम है वहाँ पर हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन के बारे में देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, जेड है। तो आउटर सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक या डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है। कौन, हाइड्रोजन। ऐसा करने से उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस सेल में, ठीक है। तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, शेयर कर सकता है। तो कार्बन के साथ कैसे करेगा, तो कार्बन के साथ अगर ये देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 4 है। 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 6 एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का आपका 1 है। तो ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के वैलेंस सेल में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये शो कर देते हैं। क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ पर है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये क्या करेगा, ऐसे कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। अब कार्बन के साथ 1 शेयर किया गया है, कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का शेयर किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर हो किसी एक एटम का तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसकी डुप्लेट पूरी हो गई, जिसको हम लोग ऑक्टेट भी कहते हैं, डुप्लेट भी कहते हैं। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्टेट जैसे ही है, क्योंकि इसके पास एक्सपेंडेबल आपकी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं। तो दूसरा हाइड्रोजन आपका ऐसे कर लेगा, यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन ये है, क्योंकि हमें कार्बन के भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो 1 के शेयर करने से उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कार्बन को, 2 के साथ शेयर करने के बाद 2 मिल जाएंगे, तो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन को उसको चाहिए। तो 4 एटम हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम, सभी हाइड्रोजन एटम की क्या हो गई, ऑक्टेट पूरी हो गई, यानी इनकी डुप्लेट पूरी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन ऐसे आपका शेयर कर लेगा, ये शेयर करेगा, कार्बन इसके साथ शेयर कर ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया आपका
तो इसको हम लोग देख लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये मीथेन में आपका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है और सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है H2 मॉलिक्यूल है, इसमें से आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ऐसे ये शेयर कर लेता है तो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हाइड्रोजन ये भी ऐसे शेयर कर लेता है तो इसके साथ भी क्या हो गए, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और सिंगल बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो शेयरिंग का मतलब ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, ये एरिया उस एरिया को बताया जा रहा है जो शेयर्ड है और दोनों एटम के बीच में क्या है, ओवरलैप्ड है। दोनों एटम के बीच में जो ओवरलैप्ड एरिया है दैट इज सेड टू बी शेयर्ड एरिया और वहीं पर इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के लिए जरा देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटम में देखें तो O2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, किसको, ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए जरा देखेंगे तो ऑक्सीजन आपका ये है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन एटम ये हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये आपका क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। सिमिलरली ये भी आपका क्या करेगा, ये ऐसे आपका कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया। तो यहाँ पर आपका पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऑक्सीजन एटम के बीच में कौन सा पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी इसको हम लोग 2 कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर पाया जा सकता है। सिमिलरली नाइट्रोजन का केस अगर देख लेते हैं, नाइट्रोजन का केस जो है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 8 5 + 3 8 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़रूरत रहेगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिख देते हैं 3 और ये 2 5। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 5 दिए गए हैं। अब दूसरा नाइट्रोजन रहेगा तो 1 2 3 4 5। अब ऐसे शेयरिंग हो जाएगी नाइट्रोजन के बीच में, तो कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8। सिमिलरली इसके बीच में हो जाएगा तो आपका क्या हो गए, नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड आपका आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम इज 3, सो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम। सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आपके जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और कभी कभी क्या होते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट bond. So there is a 3 types of covalent bond. First one is a single covalent bond. फिर आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इफ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज शेयर्ड, 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन पर एटम इज शेयर्ड। ठीक है, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन पर एटम इज शेयर्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दो एटम के बीच, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखा, यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड होता है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन जरा देख लीजिएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर एटम शेयर्ड है। क्लोरीन का देखिएगा, क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर 17 है, 287 है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। अगर ये शेयर करेगा तो कितना रिक्वायरमेंट होगी? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लोरीन, अगर हम लोग गैस देखें, 2 क्लोरीन एटम है। ठीक है, अब यहाँ पर 287 है इसका भी और 287 इसका भी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में आपके कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे शेयर्ड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सिमिलरली इस तरह से तो इसका भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब दोनों के बीच में कितना पर एटम पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा वो आपका हो जाएगा Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में कुछ नहीं करना है। सो द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन, क्या? द बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज शेयर्ड इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन एटम में देखा हमने, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें से देखा, ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऐसे शेयर्ड हो जाएंगे तो इसके पास 8 हो गए, और ऐसे शेयर्ड हो जाएंगे तो इसके पास भी 8 हो गए। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के बीच में प्रेजेंट है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच 3 इलेक्ट्रॉन, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज शेयर्ड इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन में देखा आपने, नाइट्रोजन में 1 2 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है 1 2 3 1 2, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो पर एटम कितने शेयर हो रहे हैं? 2। तो यहाँ पर n के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ध्यान दे लेना है कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। सो कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप हो गई, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कार्बन कैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल। हमें पढ़ना किसके रिस्पेक्ट में है? कार्बन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में पढ़ने के लिए हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, CH4 मीथेन है आपका। मीथेन में अगर देखेंगे तो कार्बन, इसका जो बॉन्डिंग है, आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन का। तो ये शेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो बन जाएगा आपका C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आपका जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन जैसे एटम के साथ ये बना सकता है कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल देख लें, क्या देख लें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है।
2 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो 1 ऑक्सीजन इधर लिख लेते हैं, 1 ऑक्सीजन इधर। 1 ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें भी आपका कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब कैसे शेयरिंग हो जाएगी, ये शेयर कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर है ऑक्सीजन के, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सिमिलरली इसमें भी आपके हो गए, तो 8 हो गए। अब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम ने शेयर किए हैं, तो कार्बन भी दोनों के साथ शेयर कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये शेडेड एरिया जो आप ये दिखाई दे रहा है, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जा रहे हैं। तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्डेड जुड़ा होगा। तो कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन लाइक एटम। ऑक्सीजन लाइक एटम के साथ ये कैसा करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो भी कौन सा, डबल वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कार्बन नाइट्राइल CN अगर देख लेते हैं, कार्बन CN का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये साइनाइड का एग्जाम्पल है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, 1 2 3 ऐसे कार्बन है, और नाइट्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे शेयर कर लेता है। जैसे HCN के बारे में देख लेते हैं, किसके बारे में, HCN फार्मूला है, और ये नाइट्रोजन के पास ऐसे शेयर हो गए, तो नाइट्रोजन के साथ पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन के साथ यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन जो हो गया वो आपका डबल हो गया इसका। अब कार्बन क्या करेगा, इसके पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है, तो कार्बन भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में ये नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। तो ध्यान रखना है, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक सिंपल हाइड्रोजन एटम, इनके साथ बनाते था, ठीक है। और आपके साथ ऑक्सीजन जैसे एटम के साथ जिनकी ऑक्टेट को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, तो भी उनके साथ डबल बॉन्ड बना देता है। और कार्बन नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन जो है, सॉरी कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सभी के साथ बनाता है कंपाउंड। और इसी वजह से इनके कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो लिख सकते हैं द कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड is present between is called covalent compound. So the compound in which covalent bond is present is said to be कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ
कंपाउंड, उनके बीच में शेयरिंग होगी तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा तो जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा दैट आर सेड टू बी कोवेलेंट कंपाउंड, उनको हम लोग कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज जो है, और कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। We know that covalent bond is weak. कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वीक होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग अगर कम मात्रा में है तो आपका बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है एलिमेंट के बीच में, दो एटम के बीच में जब शेयरिंग होने लगती है, ये शेयर्ड एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर कम है तो ये आपका वीक होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड, तो इसको हमें क्या करना है? कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है। तो कोई भी कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर कम है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं? लो होते हैं। लो क्यों? बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। बॉन्ड वीक कम होगा, बॉन्ड वीक होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको मेल्ट करने के लिए। सिंपली दूसरा भी है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या होते हैं? बीपी भी जो होते हैं वो भी लो होते हैं। तो इनको बॉयल करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपस में तो ठीक है स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी चार्ज आयन नहीं होते, यानी आपका ये आयंस में नहीं टूटते। तो आयंस जब नहीं टूटे, आयंस नहीं होंगे या कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? वीक होगी, नहीं होगी। अब ये किसकी वजह से होती है? अगर इन पे चार्ज डेवलप हो जाए, ठीक है, चार्ज डेवलप हो जाए तो फिर ये क्या हो जाता है? चार्ज की वजह से स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती है। तो मेल्ट करना है, लिक्विड फॉर्म में है तो इनको कम मात्रा में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किसको? एवापोरेट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। तो बॉयल करने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये आपका क्या कहेंगे? लो इनका बॉइलिंग पॉइंट है। सो कोवेलेंट बॉन्ड हैव द low melting point as well as the boiling point because less amount of energy is required to break the bond, break the covalent bond which is a very weak bond. तो ये वीक बॉन्ड है तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो होते हैं। सेकेंड आगे चलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Because there is a no ions are found, कोई भी आयंस नहीं होते क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होते। नो आयंस प्रेजेंट, कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट होते। दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयन, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। जब आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि जब भी उनको लिक्विड में डिजॉल्व किया जाएगा तो वो भाई डिजॉल्व नहीं होंगे, और या आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। किस में डिसोसिएट नहीं होंगे? आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। सिंपल सी बात है। तीसरी बात है इनकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, तो जनरली दे आर सॉल्युबल
इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? बेंजीन है, ईथर है, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी आपका क्या है? ईथर है, बेंजीन है, ये सब आपके कैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट while as they do not soluble in polar solvent। आयनिक कंपाउंड क्या थे? पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते थे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते थे। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और ये इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसको हम लोग पोलर सॉल्वेंट कहते हैं वो उसमें डिजॉल्व नहीं होते। तो सॉल्बिलिटी सभी लोग जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ solute dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, वहाँ पे जाइए और पढ़िए। ठीक है, तो ये इनके रहे भाई आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।